हमारा जन्म क्यों होता है, हम क्यों जीते हैं, हम किसी के लिए क्यों अपनी जान दे देते हैं। ये कुछ सवाल है जिनका जवाब किसी इंसान को नहीं पता होते हैं। यह फिल्म भी एक ऐसी कहानी पर आधारित है कि एक बेहद ताकतवर इंसान अपने दुश्मन के बेटे के लिए अपना सब कुछ दांव पर क्यों लगा देता है। कंगुआ फिल्म इन दोनों के बीच के इमोशनल रिश्ते की कहानी है। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कंगुआ फिल्म को। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है रसिया के एक हेडक्वार्टर से, जहां पर कि हम जेटा नाम के एक लड़के को देख पाते हैं। दरअसल में जेटा के अंदर कुछ दिव्य शक्तियां हैं और ये रसियन लोग जेटा के दिमाग से छेड़छाड़ कर रहे थे। तभी अचानक से मालूम चलता है कि उस रसियन हेडक्वार्टर से जेटा वहां से भाग निकलता है और फिर पूरा का पूरा रसियन माफिया जेटा को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है इंडिया के गोवा की तरफ, जहां पर हम फ्रांसिस को देख पाते हैं, जो कि कल्कि वाले प्रभास की तरह ही एक बाउंटी हंटर है। वह अपने दोस्त कोल्ड के साथ मिलकर पुलिस से पैसे लेकर अपराधियों को पकड़ने का काम करता है। दरअसल में जिन अपराधियों को पुलिस नहीं पकड़ पाती है, उन सारे अपराधियों को फ्रांसिस और उसका दोस्त कोल्ट मिलकर पकड़ता है। और हाल ही में उन्हें डिसूजा नाम के एक आदमी को पकड़ने का काम मिला है और इस काम के बदले में उन्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे। उन्होंने डिसूजा को तो पकड़ लिया था और जब वो कमिश्नर के पास उसे लेकर जा रहे थे कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है एंजेला की, और मालूम चलता है कि दरअसल में एंजेला भी एक बाउंटी हंटर है और वो भी पैसों के लिए इन अपराधियों को पकड़ने का काम करती है। इन दोनों की बातों से हमें मालूम चलता है कि 1 साल पहले एंजेला और फ्रांसिस रिलेशनशिप में थे, लेकिन किसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया और अब वो दोनों ही बाउंटी हंटर्स बन चुके हैं। लेकिन वो दोनों हमेशा एक दूसरे के काम में टांग अड़ाते हैं। जिसके बाद कमिश्नर इन दोनों को एक और काम देता है और मालूम चलता है कि इन्हें एक जित्तू नाम के एक आदमी को पकड़ना है। वो आदमी बहुत ही पावरफुल है और उससे भी ज्यादा उसका भाई पावरफुल है, इसलिए उन्हें पहले ही बता दिया जाता है कि जित्तू को वो सही सलामत उसके पास लेकर आए। उसे अगर जरा सी भी खरोच आ गई तो उसका भाई इन्हें छोड़ेगा नहीं। तो बहुत ढूंढने के बाद इन्हें जित्तू का पता मिल जाता है, जो कि समंदर की एक यॉट पर होता है। ये लोग जित्तू को पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ झड़प हो जाने की वजह से उसे गोली लग जाती है और जित्तू वहीं पर मारा जाता है। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें किसी ने भी नहीं देखा है, इसलिए कोल्ट और फ्रांसिस तो यहाँ से चुपचाप जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम यहाँ पर जेटा को देख पाते हैं, जो कि यहाँ फ्रांसिस को घूर कर देख रहा था और जेटा ने इन दोनों को जित्तू का खून करते हुए भी देख लिया था। फ्रांसिस और कोल्ट को ऐसा लगा था कि शायद इसे कुछ भी नहीं मालूम है, इसलिए ये लोग यहाँ से चुपचाप जाने लगते हैं। लेकिन अगले दिन ये सारी बातें एंजेला को भी मालूम है, क्योंकि वो भी जित्तू के पीछे थी। तो एंजेला के पास अब जेटा था और जेटा से वो फ्रांसिस और कोल्ट का स्केच बनवाने लगती है, क्योंकि उन दोनों को ही उसने खून करता हुआ देखा था। तो जब ये बात फ्रांसिस को मालूम चली कि जेटा उनका स्केच बना रहा है, तो फ्रांसिस और कोल्ट यहाँ से जेटा को लेकर भाग जाते हैं। लेकिन तभी बीच रास्ते में ही जेटा की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो लोग उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां पर ले जाने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि उसकी दिमागी हालत बहुत ही ज्यादा अजीब है, इसलिए वो लोग उसे घर ले आते हैं। लेकिन घर लाने के बाद से यहाँ पर फ्रांसिस को जेटा से अजीब तरह का लगाव हो चुका था। ऐसा लग रहा था फ्रांसिस को जैसे वो इस लड़के को बहुत पहले से जानता हो, पर जेटा तो यहाँ फ्रांसिस को सचमुच ही पहले से जानता है। जेटा को थोड़ा भी डर लगता तो वो फ्रांसिस के पास चला आता। तब फ्रांसिस को मालूम चलता है कि जेटा भूखा है, इसलिए वो लोग एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद मालूम चलता है कि जित्तू का भाई यहां आ चुका था और उसे दरअसल में एंजेला यहाँ पर लेकर आई थी। वो सभी लोग यहाँ पर आ चुके थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रसियन माफिया के लोग भी यहाँ पर पहुंच चुके थे और वो इस रेस्टोरेंट पर अटैक कर देते हैं। उन्होंने जित्तू के भाई को भी मार दिया था और इस पूरे रेस्टोरेंट का तहस नहस कर दिया था। वो यहाँ किसी तरह से बस जेटा को लेने के लिए आए थे और वो इसमें कामयाब भी रहे। तो वो लोग जेटा को यहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी फ्रांसिस को कुछ अजीब सा लगता है और वो तुरंत ही उन लोगों का पीछा करने लगता है। फ्रांसिस पागलों की तरह जेटा के पीछे भाग रहा था और ये सीन यहीं पर कट होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, मतलब कि 1070 में, जहाँ पर कि हमें एक रोमन सम्राट के बारे में बताया जाता है। रोमन सम्राट अपनी लालची नजर लेकर भारत की तरफ निकला और वो पूरे भारत पर कब्जा करना चाहता था। वो अपने 25,000 सैनिकों के साथ हिंद महासागर तक पहुंच चुका था। तभी उसकी लालची नजर 5 द्वीपों पर पड़ती है। पहला द्वीप था मंडियारू द्वीप, यहाँ के लोग शिकारी करने के लिए जाने जाते हैं। दूसरा द्वीप था वंकाडू द्वीप और यहाँ के लोग औषधि बनाने के लिए जाने जाते हैं। तीसरा द्वीप था मुक्काडू द्वीप, यहाँ के लोग हथियार बनाने और नाच गाना करने के लिए जाने जाते हैं।
और फिर चौथा द्वीप था अर्थी द्वीप, और यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा खूंखार है, इनके अंदर दया नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। और फिर पांचवा और आखिरी द्वीप था पेरूमाची द्वीप। यहाँ के लोग बहुत ही बहादुर और वीर योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। तो रोमन सम्राट की नजर पड़ती है पेरूमाची पर, लेकिन इन्हें एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो कि इन पांचों द्वीपों के बारे में जानता हो, और तभी इनकी मुलाकात होती है कुड़ुबा से। कुड़ुबा इन पांचों द्वीपों के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, और जब रोमन सम्राट कुड़ुबा को बताते हैं कि वो पेरूमाची पर फतेह करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कुड़ुबा उनसे कहता है कि अगर तुम पेरूमाची के ऊपर हमला करते हो तो वो लोग तुम्हें आराम से हरा देंगे, फिर चाहे तुम्हारे पास 25,000 सैनिक हो या फिर 1 लाख। पेरूमाची द्वीप के लोगों को सिर्फ छल से हराया जा सकता है, और ये काम सिर्फ वही कर सकता है। तो रोमन सम्राट कुड़ुबा से कहता है कि अगर वो पेरूमाची के 1 सैनिक को मारेगा तो वो उसे 2 सोने के सिक्के देगा। तो कुड़ुबा कहता है कि मैं पेरूमाची के 100 सैनिकों को मारूंगा और उन सबके हाथ काट कर आपके पास लेकर आऊंगा। तो यहाँ से कुड़ुबा पेरूमाची के सरदार से मिलने के लिए जाता है। वो उनसे कहता है कि रोमन सम्राट को नाव बनाने के लिए कुछ सैनिकों की जरूरत है, अगर वो ये काम कर देते हैं तो हमें बहुत सारा सोना देंगे। तो यहाँ पर कुड़ुबा 100 सैनिकों को लेकर जंगलों के रास्ते से जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर बीच रास्ते में छल से वो अपने ढेर सारे सैनिकों को बुला लेता है और पेरूमाची के 100 सैनिकों को मार गिराता है, और उन सभी के हाथों को काट कर वो रोमन सम्राट के पास लेकर जाता है। बदले में उसे 200 सोने के सिक्के दिए जाते हैं। कुड़ुबा के अंदर अभी भी बहुत लालच था, और वो चाहता है कि वो पेरूमाची के 100 सैनिकों को और मारे ताकि उसे 200 सोने के सिक्के और मिल सके। इसलिए वापस से वो पेरूमाची के सरदार के पास गया, और कुड़ुबा सरदार से कहता है कि रोमन सम्राट नाव के काम से बहुत खुश हुए और वो चाहते हैं कि पेरूमाची के 100 सैनिकों को और लाया जाए ताकि वो उन्हें भी सोना दे सके, जिस वजह से यहाँ पर पेरूमाची के सरदार ने 100 और सैनिकों को नाव बनवाने के लिए भेज दिया। तो कुड़ुबा फिर से पेरूमाची के 100 सैनिकों को लेकर जंगलों के रास्ते से जाने लगता है, लेकिन तभी बीच रास्ते में वो रुक जाते हैं, और मालूम चलता है कि कुड़ुबा ने जिन 100 सैनिकों को मारा था उनमें से 1 सैनिक बच गया था। उसने अपने सामने अपने बहुत सारे सैनिकों को मरते हुए देखा था, जिस वजह से उसने ये सारी बातें कंगुआ को बताई। तभी यहाँ पर कंगुआ की एंट्री होती है, और कुड़ुबा के जंगलों में जो सैनिक छिपे हुए थे वो सारे अब बाहर आ चुके थे, जिसके बाद यहाँ पर एक धमाकेदार फाइट होती है और कंगुआ कुड़ुबा के उन सारे सैनिकों को मार गिराता है। बाद में अधमरी हालत में पेरूमाची लाया जाता है, क्योंकि उसने जो किया है उसका सिर्फ एक ही दंड है, और वो दंड है मौत, वो भी सभी के सामने जिंदा जलाकर। क्योंकि पेरूमाची के लोग उससे बहुत ही ज्यादा खफा हैं, उसने एक गद्दारी वाला काम किया है। कंगुआ यहाँ पर कुड़ुबा को बता रहा था कि जो काम तूने किया है उसकी सिर्फ एक ही सजा है, और वो है सजाए मौत। कुछ सोने की लालच में कुड़ुबा ने ये सब कुछ कर दिया था, और फिर सभी के सामने कुड़ुबा को जिंदा जला दिया जाता है। तभी हम यहाँ पर कुड़ुबा की पत्नी और उसके बेटे पूर्वा को देख पाते हैं, और कुड़ुबा की पत्नी भी कुड़ुबा के साथ ही आग में जलकर खुद की जान दे देती है, क्योंकि पेरूमाची के लोग उसके खानदान को भी जलाना चाहते थे। जबकि कंगुआ इसके खिलाफ था कि जो काम उसके आदमी ने किया है उसकी सजा फैमिली को क्यों मिले। लेकिन मरते वक्त कुड़ुबा की पत्नी ने यहाँ कंगुआ से कहकर गई थी कि वो पूर्वा की रक्षा करे। तो कंगुआ ने कुड़ुबा की पत्नी को वचन दिया था कि वो पूर्वा की रक्षा करेगा और उसे अपने बेटे की तरह रखेगा। जबकि पेरूमाची के लोग यहाँ पूर्वा को मारना चाहते थे, लेकिन कंगुआ ने जब कहा कि वो उसका बेटा है तो किसी ने भी उसके ऊपर हाथ तक उठाने की कोशिश नहीं की। अब आगे हम देखते हैं कि रोमन सम्राट का खबरी कुड़ुबा तो मारा गया है। तब रोमन सम्राट अर्थी द्वीप के सरदार उदीरा के पास पहुंचा, और यहाँ हमें मालूम चलता है कि अर्थी द्वीप के सरदार और पेरूमाची द्वीप की कुछ खास नहीं बनती है, उनके बीच में तो पहले से ही दुश्मनी है। और जब रोमन सम्राट यहाँ पर मदद लेने के लिए अर्थी द्वीप पहुंचा तो उन्होंने फौरन हाँ कह दी और कहा कि हम आपकी जरूर मदद करेंगे और पेरूमाची का सत्यानाश करेंगे। अब क्योंकि रोमन सम्राट के पास 25,000 सैनिक थे और यहाँ अर्थी द्वीप के लोग भी बहुत ही खतरनाक थे, इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा था कि पेरूमाची को इस बार वो सत्यानाश करने में कामयाब रहेंगे। तो अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि पेरूमाची के सैनिक जब निहत्ते थे तभी यहाँ अर्थी द्वीप के लोग जो है वो इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन जब ये बात कंगुआ को मालूम चली तो यहाँ वो इन सभी का सामना करने लगता है।
भले इनके पास कोई भी तलवार नहीं थी, इसके बावजूद वो अर्थी द्वीप के लोगों का सामना कर रहे थे और उन्हें बुरी तरह से मार भी रहे थे। तभी यहाँ कंगुआ पूर्वा से कहता है कि वो उसकी तलवार लेकर आए। तब पूर्वा यहाँ कंगुआ की तलवार लेने के लिए जाने लगता है, लेकिन तब तक कंगुआ इनसे लड़ाई कर रहा था और उन्हें बुरी तरह से मार भी रहा था। आगे हम देखते हैं कि पूर्वा कंगुआ की तलवार लेकर आता है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा होता है जो किसी ने भी नहीं सोचा था। यहाँ पर पूर्वा कंगुआ के अंदर तलवार घोंप देता है, जिस वजह से कंगुआ बुरी तरह से घायल हो गया था और पूर्वा फिर जंगलों के रास्ते में भाग गया। तो कंगुआ यहाँ पर बुरी तरह से घायल था, इसके बावजूद वो इन लोगों से लड़ रहा था और बहादुरी से सामना भी कर रहा था। उदीरा के 3 बेटे थे, उनमें से 2 बेटों को यहाँ पर कंगुआ ने मार डाला था और पूर्वा यहाँ कंगुआ के पेट में तलवार घोंप कर भाग गया था। तब यहाँ कंगुआ ने पूर्वा को पकड़ा और वापस पेरूमाची लेकर आया, लेकिन वहां के लोग अब पूरी तरह से खफा थे और वो भी पूर्वा को मारना चाहते हैं। लेकिन यहाँ कंगुआ सभी को बताता है कि उसने पूर्वा की माँ से वादा किया है कि वो मरते दम तक पूर्वा की रक्षा करेगा। साथ ही यहाँ हमें एक और बात मालूम चलता है कि उदीरा जल्द ही पेरूमाची पर हमला करने वाला है, लेकिन पेरूमाची के लोग चाहते हैं कि पूर्वा को काले जंगल में भेज दिया जाए। लेकिन कंगुआ कहता है कि अगर पूर्वा काले जंगल में जाता है तो वो भी उसके साथ जाएगा, क्योंकि उसने रक्षा करने का वादा जो किया है। तो अब ना चाहते हुए भी कंगुआ को पूर्वा के साथ काले जंगल में जाना पड़ता है। मालूम चला है कि काले जंगल में जो भी जाता है वहां से वो बचकर नहीं आता है, लेकिन अगर कंगुआ पूर्वा के साथ रहा तो पूर्वा को कुछ भी नहीं हो सकता है। तो वो लोग काले जंगल में चले तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि पूर्वा अभी भी कंगुआ से नफरत करता है, क्योंकि कंगुआ ने उसके पिता को मारा था और उसके अंदर ये गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, जबकि कंगुआ पूर्वा का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है। दूसरी तरफ जब ये बात अर्थी द्वीप के सरदार उदीरा को मालूम चली कि उसके दोनों बेटों को मार दिया गया है, तो उदीरा आग बबूला हो जाता है, क्योंकि उसके बेटे को कोई छू भी नहीं सकता है, उसे मार दिया गया था, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। रोमन सम्राट यहाँ पर उदीरा से कहता है कि तुमने हमसे सोना लिया है, बदले में तुमने पेरूमाची को सत्यानाश करने का वादा किया था। अगर तुम ये नहीं कर पा रहे हो तो हमें हमारा सोना वापस कर दो। ये सारी बातें सुनने के बाद उदीरा को गुस्सा आ जाता है और वो रोमन सम्राट को जान से मार देता है। वो उससे कहता है कि यहाँ पर अब बात सोने की तो है ही नहीं, उसके बेटे मारे गए हैं, इसलिए अब ये पर्सनल हो गया है और अब जब तक वो कंगुआ को मार नहीं देता तब तक उसके दोनों बेटों को मुक्ति नहीं मिलेगी। अब उदीरा का एक ही बेटा बचा था और वो भी पेरूमाची की औरतों के ऊपर सफेद जंगल में हमला कर देता है। वो उन सभी को बंधक बना लेता है और वो उनसे कह रहा था कि कंगुआ को बुला कर लेकर आओ, लेकिन उदीरा का बेटा इन्हें बहुत हल्के में ले रहा था, जबकि कंगुआ ने इन औरतों को हाई क्वालिटी वाली ट्रेनिंग दी है, जिस वजह से ये सारी औरतें यहाँ पर उदीरा के बेटे को जान से मार डालती हैं। तो जिस तरह से पेरूमाची की औरतों ने उदीरा के बेटे को मारा है, तो सभी को ये सब कुछ अन्याय लग रहा था। तो 5 द्वीपों के सरदार इकट्ठे हो जाते हैं और वो न्याय करने वाले थे कि आखिर क्या करना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि उदीरा भी मौजूद था और जब वो यहाँ पर अपने आखिरी बेटे की लाश को देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा तेज गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। अब वो किसी की भी नहीं सुनने वाला था। जो इन द्वीपों का मुखिया था वो उन्हें भी जान से मार देता है। आखिर में पेरूमाची के सरदार को भी वो बुरी तरह से मारने लगता है, लेकिन मरते मरते पेरूमाची के सरदार ने यहाँ पर कंगुआ को एक बाज के द्वारा खबर कर दी थी कि युद्ध अब आरंभ होने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काले जंगल में पूर्वा के ऊपर एक मगरमच्छ अटैक कर देती है। वो उसे जान से ही मारने वाली थी, लेकिन तभी कंगुआ आ जाता है और वो उस मगरमच्छ का सामना करके उसे जान से मारकर पूर्वा की जान बचा लेता है। तभी वो बाज तीर लेकर कंगुआ के पास आता है और मालूम चलता है कि पेरूमाची के सरदार को मार दिया गया है और जल्द ही युद्ध छिड़ने वाला है और पेरूमाची के ऊपर हमला होने वाला है। और फिर तभी हम देखते हैं कि उदीरा अपने बहुत सारे सैनिकों के साथ पेरूमाची की तरफ बढ़ने लगता है। अब वो इन सभी को मारना चाहता था। तभी उदीरा और उसके सैनिकों की नजर पड़ती है काले जंगल की तरफ। वहां पर बहुत सारी आग जल रही थी, जिससे कि उन्हें ऐसा लगता है कि पेरूमाची के सारे सैनिक जो है वो काले जंगल में भाग गए हैं, जिस वजह से उनकी सारी नाव जो है वो काले जंगल की तरफ मुड़ जाती है और अब सभी लोग काले जंगल की तरफ हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि ये सब कुछ कंगुआ का सेटअप होता है। वो इन सभी को काले जंगल की तरफ खींचकर लाना चाहता था ताकि पेरूमाची पूरी तरह से सुरक्षित रहे।
जैसे ही काले जंगल की तरफ उधिरा के सैनिक आते हैं तो यहाँ पर कंगुआ इनके ऊपर हमला कर देता है। उसने पहले से ही सारी प्लानिंग कर रखी थी, जिस वजह से वो इन सारे सैनिकों से लड़ता है और उन्हें बुरी तरह से मारना स्टार्ट भी कर देता है, जिसमें पूर्वा भी अब कंगुआ का साथ दे रहा था। तो यहाँ पर कंगुआ तो उधिरा के सैनिकों से लड़ने में बिजी था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर उधिरा के सैनिकों ने पूर्वा को उठाकर ले गए थे, वो भी नाव में। और अब पूर्वा जब नाव पर चला गया है तो कंगुआ को भी नाव पर जाना ही पड़ेगा। तो वही सीन शिफ्ट होता है 2024 मतलब की प्रेजेंट में, जहां पर कि हम रशियन माफिया को देखते हैं जो कि एरोप्लेन के द्वारा जेटा को दूसरी जगह ले जाने वाले थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फ्रांसिस यहाँ पर आ चुका था। उसे जेटा से अलग तरह की अटैचमेंट हो चुकी थी और जब वो प्लेन से उसे लेकर जाने वाले थे कि तभी फ्रांसिस वहां पर पहुंचकर इन लोगों से फाइट करने लगता है। वो लोग बहुत सारे थे और उनके पास हथियार भी थे। इसके बावजूद फ्रांसिस उनसे लड़ रहा था, जबकि फ्रांसिस को एक गोली भी लग चुकी थी। दूसरी तरफ हम पास्ट के सीन में देखते हैं कि उधिरा ने पूर्वा को नाव से नीचे लटका दिया था और अब उसे किसी भी पल शार्क पूर्वा को खाने वाली थी। लेकिन तभी वहां पर पहुंच जाता है कंगुआ और वो रस्सी से यहाँ पर उसे खींचने लगता है। वो उसे बचा रहा था, बदले में यहाँ पर कंगुआ बहुत सारी मार भी खा रहा था। पूर्वा ये सारी चीजें देख रहा था कि उसकी वजह से कंगुआ मार खा रहा है और अगर इसी तरह से रहा तो वो तो मारा भी जाएगा। इसलिए यहाँ पर पूर्वा ने अपना बलिदान दे दिया था। उसने चिल्लाते हुए कहा कि अगर मैं मारा गया तो कम से कम एक वंश तो बचा रहेगा। उसने रस्सियों को काट दी और खुद को शार्क के हवाले कर दिया, जिससे ये देखकर कंगुआ को गुस्सा आ गया और वो यहाँ पर उधिरा के लोगों से लड़ने लगता है और आखिर में उधिरा को जान से मार देता है। दूसरी तरफ प्रेजेंट में फ्रांसिस ने भी इन सभी लोगों का सामना करके सभी को मार दिया था और जेटा को बचा लिया था। तो वही पास्ट में जब पूर्वा मारा गया तो कंगुआ ने प्रतिज्ञा ली कि हर एक जन्म में वो पूर्वा की रक्षा करेगा, क्योंकि वो इस जन्म में पूर्वा को नहीं बचा पाया था और इसी चीज का उसे बहुत ही ज्यादा दुख था। फिल्म के आखिर में हमें मालूम चलता है कि उधिरा की एक और औलाद है जिसका नाम रक्तांगसन है और वो उधिरा की रखेल से पैदा हुआ था, जिस वजह से उसे बेटे का दर्जा कभी भी नहीं दिया गया था। लेकिन अब वो गद्दी पर तभी बैठेगा जब वो अपने बाप का बदला ले लेगा और हमें मालूम चलता है कि दरअसल में रक्तांगसन सूर्या का भाई कार्ति है। तो वहीं प्रेजेंट के सीन में हमें बताया जाता है कि कार्ति की तरह ही एक रशियन माफिया में जो डॉन है उसी ने रशियन माफिया को जेटा के पीछे लगाया है और वो दरअसल में रक्तांगसन ही है, क्योंकि उसे अपने पुनर्जन्म के बारे में सब कुछ याद आ गया है। लेकिन यहाँ पर अभी तक फ्रांसिस को कंगुआ के बारे में याद नहीं आया है, बस उसे जेटा से बहुत सारी अटैचमेंट है और वो उसे बस किसी भी तरह से प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो दोस्तों, फिल्म के डायरेक्टर शिवा ने कंगुआ के जरिए तमिल सिनेमा की ओर से तेलुगु सिनेमा की सुपरहिट फिल्म बाहुबली को चुनौती देने की पूरी कोशिश की है। इसके लिए उन्होंने करीब 350 करोड़ की भारी भरकम बजट में बनी कंगुआ में तमिल सिनेमा के सुपर सितारे सूर्या को लीड रोल में लिया। कई भाषाओं में डब होकर रिलीज हुई इस फिल्म को देश भर में पॉपुलर करने के लिए बॉलीवुड से बॉबी देओल को विलन और दिशा पाटनी को लीड एक्ट्रेस के तौर पर साइन किया। लेकिन अफसोस की फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले लिखने की जिम्मेदारी खुद ही निभाने वाले शिवा इस मामले में पिछड़ गए। यदि वह फिल्म के दूसरे पक्षों के साथ कहानी व स्क्रीन प्ले पर थोड़ी ज्यादा मेहनत करते तो कंगुआ को शानदार फिल्म बना सकते थे। फिल्म की शुरुआत प्राचीन और मौजूदा समय में ठीक ठाक अंदाज में होती है, लेकिन इंटरवल से पहले ही कहानी पटरी से उतरने लगती है। इंटरवल के बाद तो फिल्म की कहानी और ज्यादा उलझ जाती है। हालांकि उन्होंने क्लाइमैक्स में एक सरप्राइज डालकर फिल्म को संभालने की कोशिश की है, लेकिन वह उससे कामयाब नहीं हो पाएंगे और फिल्म का स्क्रीन प्ले काफी कमजोर बन पड़ा है, जिसके कारण करीब 2.5 घंटे लंबी यह फिल्म टुकड़ों में अपना मनोरंजन करती है। कुछ बचकाने सवालों के जवाब दर्शक सिनेमा घर से निकलकर भी ढूंढते रहते हैं। कहीं कहीं जबरदस्ती खींची गई फिल्म की लंबाई को अगर एडिटिंग टेबल पर आधा घंटा कम किया जाता तो शायद यह और ज्यादा प्रभावशाली होती। दूसरी ओर 3D में होने के बावजूद फिल्म का VFX आपको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता। सिनेमेटोग्राफी के मामले में फिल्म को जरूर ठीक ठाक नंबर दिए जा सकते हैं, लेकिन हिंदी डब वर्जन का संगीत इसका कमजोर पक्ष है। पर एक्टिंग के मामले में सूर्या ने दोनों रोल में अच्छा काम किया है। उन्होंने एक प्राचीन योद्धा और मौजूदा समय के एक युवा के रोल में बखूबी निभाया है, लेकिन बॉबी देओल अपने रोल में उतने जमे नहीं। कहना गलत नहीं होगा कि डायरेक्टर शिवा बॉबी जैसे खूंखार विलन होने के बावजूद भी
दर्शकों को दहला नहीं पाए, जबकि दिशा पाटनी फिल्म में बस चुनिंदा दृश्यों में ही नजर आती है और फिल्म के आखिर में इसके सीक्वल की भी घोषणा की है। और अगर आप सूर्या और बॉबी देओल के बड़े वाले फैन हैं तो ही इस फिल्म की टिकट कटाएं, लेकिन अगर आप कुछ नया देखना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि इसमें कुछ बहुत ही नया होगा तो आप अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।